नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। अभी एक दो वीडियो पहले ही हमने डायोजनीज के विषय में पढ़ा। बात ये आती है कि विश्व में लाखों, हजारों, लाखों लेखक हुए, कथाकार हैं, कहानीकार हैं, नाटककार हैं, तरह तरह के लेखक हुए विभिन्न विषयों पर। उनमें से किसे पढ़ा जाए, क्योंकि समय तो सीमित है। तो जो भी आपके विचारों के करीब हो आप उसे पढ़ें, लेकिन ये कैसे पता लगाएं कि उन करोड़ों लेखकों में आपके विचारों के करीब कौन था। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि जो प्रसिद्ध हैं, जिनका नाम हमने सुना है, जो पॉपुलर हैं, बेस्ट सेलर हैं, हम उन्हें पकड़कर पढ़ लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से पढ़ना उसे चाहिए जिसकी विचारधारा, जिसके सोचने का तरीका, जिसका दृष्टिकोण आपके करीब हो, क्योंकि अंततः लाभान्वित आपको होना है, ना कि सिर्फ आपको अपने किताबों की संख्या बढ़ानी है कि मैंने सारी पुस्तकें पढ़ रखी हैं। हमें रोजमर्रा के जीवन में कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो, अरे तुमने वो बुक नहीं पढ़ी, अरे तुमने वो वाली फिल्म नहीं देखी, तुमने वो, अरे उस राइटर को नहीं पढ़े। बहुत चीजें हैं पढ़ने को, तो मैं उन्हें पढ़ता हूं जिनको मैं अपने करीब पाता हूं, जिनकी बातों को मैं समझ के, सीख के, अपने जीवन में ढाल के अपने जीवन को मैं सरल बना पाऊं। तो इन विषयों को या इन लेखकों को कैसे ट्रैक किया जाए, पकड़ा जाए, उसका मैं एक साधारण सा उपाय निकालता हूं कि ओशो ने जिन जिन व्यक्तियों का जिक्र किया है, क्योंकि अगर मुझे ओशो की बातें अच्छी लगती हैं तो वो जिन जिन व्यक्तियों का अपने उपदेश में, अपने प्रवचनों में जिक्र करते थे, तो क्यों ना मैं उन्हें पढ़ूं। तो वो डायोजनीज का भी जिक्र करते थे। हमने डायोजनीज को पढ़ा तो बात समझ में आ गई कि हाँ, वो डायोजनीज का क्यों जिक्र करते थे। इसी क्रम में वो एक जिक्र और करते थे जलालुद्दीन रूमी का। अब रूमी के जो ज्यादातर काम हैं, पद्य हो या गद्य, वो ज्यादातर फारसी भाषा में हैं। मसनवी, जो कि फारसी में एक तरह का काव्य होता है, एक शैली समझ लीजिए आप, उस शैली में लिखी हुई है, तो फारसी में है या उर्दू में है। अगर आगे चल के हिंदी में उपलब्ध हुई या अनुवाद भी मिल सका तो हम उसे पढ़ेंगे। फिलहाल उसी क्रम में मुझे रूमी की एक छोटी सी कहानी, दरअसल उनके एक कविता पर आधारित है ये कहानी, उनके कविता को आधार बनाकर ये कहानी लिखी गई है। ये मुझे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उसे कविता से कहानी का रूप दिया है मीना जाहिर बिन ने। और जो आप चित्र देखेंगे इसमें, वो है ब्रूस वॉटली का। नाम है गुप्त संदेश। आइए इसे पढ़ते हैं। बहुत साल पहले एक धनी फारसी व्यापारी ने बाजार में अपनी दुकान में एक भारतीय तोते को पाला था। कभी भारतीय जंगलों में स्वतंत्र रूप से उड़ने वाला वो पक्षी अब एक छोटे से पिंजड़े में कैद था। रंग बिरंगी टाइलों ने दुकान की गुंबददार छत और दीवारों को ढका हुआ था, पर तोते को जंगल की सुंदरता और स्वतंत्रता ही याद आती थी। सारा दिन तोता जंगल की याद में गीत गाता था, लेकिन व्यापारी उसे पिंजड़ा छोड़ने नहीं देता था, क्योंकि तोता बहुत अच्छा गाता था और बहुत अच्छी बातें करता था, और तोते के चमकीले पंख ग्राहकों को दुकान की ओर आकर्षित करते थे। व्यापारी के अमीर और प्रसिद्ध होने में तोते का बहुत बड़ा हाथ था। अब एक दिन धनी व्यापारियों का एक समूह उसकी दुकान के पास से गुजरा। उनके जगमगाते लबादों ने तोते को जंगल में तारों की याद दिला दी और उसने उन्हें पुकारा। पक्षी से मुग्ध होकर व्यापारी दुकान में घुसे। अंदर जाकर उन्होंने व्यापारी से बहुत सारा सामान खरीदा। बदले में तोते के मालिक, उस फारसी व्यापारी ने तोते को पुरस्कृत करने के लिए उसके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा पिंजड़ा खरीदा। उस रात व्यापारी ने अपने घर वालों से कहा, मैं अपनी दुकान के लिए और सामान खरीदने भारत जा रहा हूं। घर का हर सदस्य भारत से कुछ न कुछ चाहता था। रसोइया ने खुशबूकर मसाले मांगे, बेटियों ने चमकदार रेशमी वस्त्र मांगे और उसकी पत्नी ने शानदार गहनों की फरमाइश की। व्यापारी ने सभी के लिए उपहार खरीदने का वादा किया। अपनी यात्रा पर जाने से पहले व्यापारी ने तोते से भी पूछा कि क्या उसे अपने वतन भारत से कुछ चाहिए। अरे, मैं भारत जा रहा हूं, कोई विदेशी फूल या चांदी का प्याला तुम्हें चाहिए? मुझे कोई उपहार नहीं चाहिए, तोते ने आह भरते हुए कहा। लेकिन जब आप जंगल से गुजरें
और मेरे जैसे अन्य तोतों को उड़ते हुए देखें तो उन्हें बताएं कि मैं बहुत दूर रहता हूं। उन्हें बताएं कि मुझे उनके साथ उड़ने की बहुत याद आती है। मुझे उनकी मीठी आवाजें याद आती हैं। मुझे वहां के पेड़ों की सुगंध याद आती है। व्यापारी ने बीच में ही टोका और कहा, लेकिन टोटा, तुम्हें यहां क्या परेशानी है? तुम 3 झूलों के साथ इस आलीशान सुनहरा पिंजरा में रहता है। आप सही कह रहे हैं, तोते ने कहा। उन्हें इस पिंजरे के बारे में भी बताना। ठीक है, मैं उनको सब बताएगा, व्यापारी ने कहा। सिल्क रोड पर व्यापारी का कारवां सूखे रेत के टीलों पर से गुजरा, खड़ी हरी घाटियों से होकर गुजरा और उसने खतरनाक संकरे पहाड़ी दर्रों को पार किया। अपनी लंबी यात्रा के दौरान यात्रियों ने सिंधु नदी को भी पार किया। गिलगिट शहर में उन्होंने मंदिर की नर्तकियों, बंदरों, हाथियों और गायों को नदी उत्सव का आनंद लेते देखा। जब उन्होंने शांत मुद्रा में बैठे योगियों को देखा तो उन्हें पता चला कि वे भारत आ चुके हैं। पहले व्यापारी ने अपनी दुकान के लिए खरीदारी की, फिर उसने अपनी पत्नी के लिए शानदार गहने ढूंढे और रसोइये के लिए सुगंधित मसाले खरीदने के लिए अपने आदमियों को बाजार के दूर दराज के कोनों में भेज दिया। रेशम बाजार में व्यापारी अपना मन नहीं बना सका क्योंकि वहां बहुरंगी कपड़ों का ढेर था। अंत में व्यापारी ने छोटे लाल फूलों वाला गुलाबी रंग का कपड़ा अपनी बेटियों के लिए चुना। वापस फारस के रास्ते में व्यापारी का कारवां घने और गर्म जंगल से होकर गुजरा। वहां उसने अपने तोते की तरह की ही आवाजें सुनी। उसने अपने जैसे सुंदर तोतों को देखा जो पेड़ों के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ रहे थे। अरे कारवां रोको, व्यापारी ने आदेश दिया। फिर वो नीचे उतरा और तोतों को अपने पास इकट्ठा होने को कहा। अरे सुनो, मेरे पास तुम्हारे दोस्त का एक संदेश है। तोतों ने बरगद के पेड़ की मुड़ी हुई शाख पर बैठकर व्यापारी की बात को सुना। अरे सुनो, भारत से बहुत दूर मेरा पास भी एक तोता है, बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है। अरे उसने तुमको एक संदेश भेजा है। उसने बोला कि उसको जंगल में उड़ना और तुम्हारा मीठी आवाज सुनना, पेड़ों का भीनी भीनी खुशबू उसको याद आता है। वो एक सुंदर पिंजरा के अंदर रहता है जिसको मैंने खरीदा है। पिंजरे के अंदर 3 सुनहरा झूला है। पक्षियों ने उसकी बात बड़ी ध्यान से सुनी। अचानक वे एक एक करके शाख से नीचे गिर गईं। अब उनकी पीठ जमीन पर टिकी हुई थी और उनके पैर हवा में थे। उनका शरीर बरगद की छाया में पड़ा हुआ था। हैरान व्यापारी को यह देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तोते जमीन पर पड़े रहे। थोड़ी देर बाद व्यापारी ने अपने कारवां को आगे बढ़ने का आदेश दिया। फिर जब वो फारस वापस पहुंचा तो व्यापारी के परिवार और दोस्तों ने उसके लिए भारतीय मसालों का उपयोग कर स्वादिष्ट भोजन के साथ उसके आगमन का जश्न मनाया। संगीतकारों ने आंगन में तंबूरा और वीणा बजाई और व्यापारी ने अपनी यात्रा के लंबे लंबे किस्से सुनाए, पर उसने जंगल में तोतों के किस्से का कोई जिक्र नहीं किया। फिर व्यापारी अपनी दुकान में नए लाए गए माल को सजाने में व्यस्त हो गया। वो तोते से कतराता रहा। एक शांत दोपहर तोते ने पूछा, व्यापारी, क्या आपने भारत में मेरा संदेश पहुंचाया? तोता, जंगल में जो कुछ हुआ मैं उसका बारे में तुमको कुछ नहीं बताएगा। तोते ने कहा, सालों से मैंने आपके लिए एक पिंजरे में गाया है। मैंने आपसे गहने या मसाले नहीं मांगे। मैंने आपसे केवल एक संदेश पहुंचाने के लिए कहा था। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते थे? ठीक है, अगर तुम जिद करता है तो मैं तुमको पूरा बात बताएगा। मैं सच में तुम्हारा संदेश पक्षी लोग को सुनाया। उसने उसको सुना। फिर अचानक वे सभी तोता पेड़ की शाख से गिर गया और फिर उनमें एक भी सांस नहीं ले रहा था। तोते ने व्यापारी की बात सुनी। फिर जैसे ही व्यापारी ने बात बंद की, तोता अपने पैरों को आकाश की ओर करके अपने सुनहरे झूले से गिर गया।
फिर तोते की एक भी सांस नहीं निकली। व्यापारी पिंजड़े की ओर भागा। ओ खुदाई, मैंने ये क्या कर दिया? वो रोया। क्या मैं तुम्हारा मृत्यु का कारण बना? तोता पिंजड़े के तल पर एकदम स्थिर पड़ा रहा। व्यापारी को लगा कि तोता मर गया था और अब वो कभी किसी अन्य ग्राहक को उसकी दुकान पर नहीं ला पाएगा। उसने तोते को पिंजड़े से बाहर निकाला और उसके शरीर को मेज पर रख दिया। एक पल के बाद तोते ने अपने पंख फड़फड़ाए और वो दुकान की छत पर उड़कर बैठ गया। अरे, तुम जिंदा है? पहले से कहीं अधिक जीवित मेरे दोस्त। भारत में मेरे दोस्तों तक मेरा संदेश पहुंचाने के लिए धन्यवाद। फिर तोता गुंबददार की छत के छेद में से अपने दोस्तों के बीच स्वतंत्र रूप से उड़ने के लिए भारत की ओर उड़ चला। धन्यवाद। देखिए, हमारी भारत भूमि महान भूमि, यहां सिर्फ इंसान नहीं, जीव जंतु पक्षी जानवर ये भी कितने होशियार हैं। देखिए तोतों के ग्रुप ने कैसे जाने अनजाने व्यापारी से ही अपना मैसेज दिलवा दिया कि कोई बात सुनो और गिर पड़ना, लगे कि मर गए हो, और जब वो बाहर निकाले उड़ के भाग जाना। और इस पिंजड़े में बंद तोते ने बिल्कुल वैसा ही किया। चलिए, मुलाकात होगी अगले वीडियो में, कुछ और अच्छा पढ़ेंगे, आपके साथ साझा करेंगे। जय हिंद।